रत्ना जी हमारे बीच में है, एडवोकेट रत्ना जी। आज मैं उल्टा उनकी भूमिका में आ गई हूँ, तो मुझे अजीब-सा लग रहा है। वो बढ़िया चलाती हैं, वही चलाया करें, अच्छा है। तो मैं रत्ना जी से आग्रह करूँगी कि महँगाई को लेकर वो आई जब ये सरकार आई 10 साल पहले, तो उन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महँगाई की मार। और अब की बार से तब से हम झेल रहे हैं। तो आप किस तरह से देखती हैं, खासकर गुजरात में, जिसको एक गुजरात मॉडल के नाम पे भी पूरे देश में ये आए थे, तो वो गुजरात मॉडल क्या ये महँगा मॉडल है इस तरह का? आप बात रखें अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी, आपने इस इम्पोर्टेंट विषय पर मुझे यहाँ पे बुलाया है। और मेरे सभी साथी प्रवक्ता पैनलिस्ट बहनों को भी मेरा नमस्कार, और मेरे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अब जो विषय है तो ये दरअसल तो हम सभी महिलाओं से लगता विषय है, और क्योंकि महिलाएं ही घर की गृहिणी होती हैं, इसीलिए महिलाओं को ही अपना घर चलाना है। पूरे महीने का जो भी बजट अपने हाथ में होता है वो बनाना है। और कहते हैं ना कि भाई हमारे पुरुष तो पैसा हाथ में दे देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, अब चलाओ जैसे भी घर चलाना, ये तुम्हारे हाथ की बात है। परंतु आपने सही कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, आने से पहले उसने यही नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। परंतु देखा कि हमने कि भाजपा सरकार ने किस तरीके से हमें छल दिया है, छल कपट के साथ अभी पिछले 10 सालों से सरकार चला रही है। और छल कपट करके ही मैं तो कहती हूँ कि बैसाखियों के सहारे अभी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री तो बन गए नरेंद्र मोदी, पर अब वो नरेंद्र मोदी नहीं रहे जो पहले थे। क्योंकि इन लोगों ने तो इलेक्शन में नारा दिया था कि अब की बार 400 पार कर बहुमती से अपने आप को मतलब देश पे काबिज करना चाहते थे, और साथ ही साथ ये लोग संविधान भी बदल देना चाहते थे। परंतु हमारे देश की जनता बहुत ज्यादा जागरूक और सक्षम हो गई है। और जिस तरीके से हमारे देश की जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो लीडर्स थे, उन लोगों ने इनकी जो भी मंशा थी उसको धाराशायी कर दिया। पर सवाल यहाँ पे ये आता है कि इनके जो शासन काल में महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली गई। आप देखिए कि जब तक भाजपा सिवा की जो भी पार्टियां थी, जैसे कि उसमें चाहे फिर कांग्रेस पार्टी ले लीजिए, या कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए जनता दल भी आई थी, थोड़े समय के लिए बीजेपी भी आई थी। परंतु 70 सालों में गैस का जो सिलेंडर का भाव था, 70 साल में सिर्फ 450 रहा। और उसके बाद सीधा 10 साल में ये गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए भी पार कर गया था, आपको ध्यान में हो तो। और आज की तारीख में भी 810 रुपया, 820 रुपए सिलेंडर का भाव है। मतलब आप गिनती कीजिए कि एक तरफ 70 साल है और दूसरी तरफ 10 साल है। 70 साल और 10 साल के अनुपात से देखिए तो कितना ज्यादा गैस का सिलेंडर डबल हो गया एकदम से। मतलब चलो समय आता है तो धीरे धीरे उसका भाव बढ़ता है। परंतु 450 था तो 460 होता, 70 होता, 500 तक, 600 तक, 700 तक बढ़ जाता अगर सही मायनों में देखा जाता। तो परंतु इन्होंने सीधे सीधे डबल कर दिया। अब उसके बाद मैं दूसरा मुद्दा ये लेना चाहती हूँ कि हर तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं जब से भाजपा की सरकार आई है। और उन्होंने जीएसटी का जो भी एक टैक्स का फॉर्मूला दिया, उसके तहत इन्होंने हर चीज में जीएसटी लगने के बाद से भाव बढ़ गए। यहाँ तक कि बच्चों की स्टेशनरी को नहीं छोड़ा, कॉपी, पेंसिल, किताबें, स्टेशनरी में रबर, सब कुछ मतलब इसके अंदर आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जीएसटी लागू किया, उससे तो गरीब वर्ग की, मध्यम वर्ग की, किसान और मतलब व्यापारी वर्ग की कमर ही तोड़ दी। और उस वजह से व्यापारी वर्ग इतना ज्यादा मतलब हताश हो गया है कि वो आखिर अपना धंधा, रोजगार, बिजनेस करे तो कैसे करे, कहाँ और कितना टैक्स भरे। और सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार के पास तो मतलब एक अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो सीधे सीधे 30% टैक्स तो वैसे ही कट जाता है। तो वो उसकी तनख्वाह में से अगर कोई इंसान एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1 लाख रुपए उसकी तनख्वाह भी है तो 30,000 रुपए तो ये सरकार ले लेती है। और सरकार देती क्या है उसके बदले में? इतनी सारी महंगाई डरका के रखी हुई है कि उसका घर, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का घर चलाना मुश्किल है। फिर यहाँ पर आप देखिए कि जीएसटी तो है ही है, साथ में इनकी शिक्षा नीति को देखिए। शिक्षा नीति जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया है। जबकि मैं देखती हूँ, हम लोग जो स्टडी करते हैं कि विदेशों में तो शिक्षा को मुफ्त में दिया जाता है। ये एक फंडामेंटल राइट्स है। इवन हमारे आर्टिकल 21 के तहत भी ये फंडामेंटल राइट्स के तहत रखा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी
दी जानी चाहिए। परंतु यहाँ पे ये लोग शिक्षा के नाम से क्या कर रहे हैं, हर एक राज्यों के जो सरकारी स्कूल है उनका स्तर बढ़ाने के बदले दिन प्रतिदिन उनका स्तर घटा देते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं और उसका बहाना लेके वो सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। परंतु सरकारी स्कूल का स्तर नहीं बढ़ा रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं और फिर वो लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को मंजूरियां दे रहे हैं। मतलब लगातार प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जब से ये लोग आए हैं इन्होंने शिक्षा में इतनी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। और प्राइवेट स्कूल कॉलेज में आप देखिए, अगर एक स्कूल, सामान्य स्कूल की बात करें तो कम से कम एक स्कूल में 3,000 रुपये मैं समझती हूँ एक उसकी फीस होती है महीने की। अब आप सोच के देखिए कि आजकल तो चलो अपने छोटा परिवार है फिर भी 2 बच्चे तो होते ही है। अगर 3,000 एक बच्चे की फीस है, 2 बच्चों की 6,000 हो गई, साथ ही 1,000, 1,500, 2,000 तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है बच्चे का वैन वाला ले लेता है। तो एक एक बच्चे के ऊपर एक एक माता पिता कम से कम 5-5 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं और इसका स्टेशनरी का खर्च अलग। तो आप बताइए कि उस परिवार में दाल रोटी आटा सब्जी ये सब कितना कहाँ से आएगा। एक तरफ बच्चों की शिक्षा को देखा जाए या फिर ये महंगाई की वजह से इनका घर का बजट देखा जाए तो बेचारी महिलाएं तो चारों तरफ से डूबी हुई है। और यहाँ पर पूरे देश का ध्यान इस महंगाई से हटाने के लिए ये लोग अलग अलग मुद्दे ले आते हैं। कहते हैं कि हमने 370 हटा दिया। अरे भाई 370 हटा भी दिया तो उसे किसको, सामान्य नागरिक को क्या फायदा हुआ, आप उसका जवाब दीजिए ना। क्या बेरोजगारी खत्म हो गई, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्या महंगाई दूर हो गई 370 हटा देने से। उसके बाद ट्रिपल तलाक की ले आई बात कि हमने तो ट्रिपल तलाक मतलब के ऊपर बैन लगा दिया। ठीक है, आपने बैन लगाया, अच्छी बात है, उसके लिए मैं एक महिला हूँ, एक महिला तरीके मैं उसके लिए ना नहीं कहती हूँ। ये एक महिलाओं का मुद्दा है और मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों के साथ में हम सब खड़े रहते हैं। परंतु क्या इस बात से देश में महंगाई खत्म हो गई क्या, फिर से मैं यही बात करूंगी। इसके बाद ये लोग ले आते हिजाब का मुद्दा, इसके बाद ये लोग ले आते मंदिर मस्जिद का मुद्दा, इसके बाद अभी आपने देखा योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया अभी अब बटोगे तो कटोगे। अरे बंटवारा तो आप लोगों ने कर रखा है, पूरे सिस्टम का बंटवारा, पूरे सामाजिक ढांचे का बंटवारा। जब से ये मतलब अस्तित्व में आई है सभ्यता, मैं कहूंगी कि भारत देश की सभ्यता, इससे पहले तो हड़प्पन सभ्यता थी। हड़प्पन सभ्यता में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि भाई यहाँ पे जातिगत भेदभाव हुआ। तो बंटवारा तो आप लोगों ने किया है। बंटवारा करने के बाद खुद ही कहते हो कि बटोगे तो कटोगे, मतलब आप कहना क्या चाहते हो। एक बार और फिर कहते हो कि हिंदू धर्म खतरे में। अरे भाई आपका प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, आपके सारे मिनिस्टर्स हिंदू है, आपके सारे के सारे सेक्रेटरीज हिंदू हैं लगभग, तो फिर कहाँ से हिंदू धर्म खतरे में हो गया। मतलब इस तरह के अनगढ़ंत बातें ये लोग करते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं से भटकाए रहना चाहते हैं, ताकि जो मुद्दा है ना, महंगाई का मुद्दा, जो बेरोजगारी का मुद्दा, ये जो मेन मुद्दे हैं जिनकी वजह से एक देश को आगे बढ़ना चाहिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ना चाहिए, उन मुद्दों पे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। अब आप देखिए ट्रंप जीत गए। अरे भाई जीत गया तो जीत गया, इसमें आपका क्या भला हुआ। आज आप देखिए आपका रुपया कहाँ पहुंच गया। आज सबसे ज्यादा 84.38 और 3.8 के ऊपर आपका रुपया जाके गिर गया। वो तो ऊपर आ गया, आप गिर गए। लो भाई ये कैसी बात हुई। फिर यहाँ पर आप देखिए कि देश की जो बाउंड्रीज है वो भी सुरक्षित नहीं है। तो हर तरीके से अगर कोई विपक्ष, जैसे अभी आपने प्रश्न किया था कि विपक्ष मुद्दे नहीं उठा रहा है, हमारे जो समाजवादी की प्रवक्ता जी हैं उन्होंने बहुत सही बोला कि विपक्ष मुद्दा उठाता है परंतु विपक्ष के मुद्दों को हाईलाइट नहीं किया जाता। हम इतने सारे धरना प्रदर्शन करते हैं पर हमें पुलिस की तरफ से कोई भी मंजूरी नहीं मिलती है। तो जैसे ही धरना के स्थल पे जाते हैं उनके डब्बे खड़े होते हैं, पुलिस वालों के उठा के भर देते हैं अंदर के अंदर। हम बेचारे क्या हो हल्ला करके नाराबाजी करके रह जाते हैं। और ठीक है, अभी तो भला हो सोशल मीडिया का और आपकी जैसी चैनल्स का कि इनके माध्यम से लोगों तक असलियत पहुंचती है। नहीं तो आप देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम के में दिल्ली में लाखों की संख्या में कर्मचारी आ गए थे, परंतु क्या किसी मेन मीडिया ने दिखाया? किसी ने नहीं दिखाया। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि विपक्ष तो मुद्दे उठाती है, हर मुद्दे के ऊपर विपक्ष बात करती है और करना चाहती है, परंतु जो मेन मीडिया है, जो एक्सट्रीम मीडिया, वो नहीं दिखाती है क्योंकि उनको एक ही तरफी बात रखनी है। अब देखिए बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कितना बढ़िया जजमेंट दे दिया, 15 गाइडलाइंस दे दी, 15 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी और कई तरह की गाइडलाइन। अब इसके ऊपर मेन मीडिया कुछ नहीं बोलेगी। नहीं तो पहले तो मेन मीडिया तो खुद
मतलब बुलडोजर पे चढ़ जाती थी और कहती थी कि हमने तो मतलब मोदी ने तो बहुत बढ़िया काम किया और योगी आदित्यनाथ ने तो बहुत बढ़िया काम किया, सबकी अकल ठिकाने लगा दी। तो कहने का मेरा यहाँ पे एक ही बात है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को भटकाने, जो मेन मुद्दे हैं उनको भटकाने के लिए ही ये लोग इस तरह से अलग अलग मुद्दे खड़े कर देते हैं, मेन मुद्दे हट जाते हैं मेन स्ट्रीम से, और इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब प्रजा का पिसना हो जाता है। और मध्यम वर्गीय है, गरीब लोग हैं, उनको तो पिसना ही पिसना है। साथ में ये लोग 80 करोड़ लोगों को राशन दे देते हैं। अब 5 किलो राशन दे के अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। पर बताइए तो सही, कम से कम 80 करोड़ लोगों को आप उनके पैरों पे खड़ा करिए। आप देखिए आज हर चीज का आयात हो रहा है चाइना से। आप मानिए समझिए कि सुबह उठने का अगर आप ब्रश उठाते हैं, ब्रश उठाने से लेकर रात को सोने तक में कोई भी चीज उठा लीजिए, हर चीज पे मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना लिखा होता है। तो क्या भारत देश की मतलब ऐसा कोई चीज ही नहीं है कि भारत देश बना सके? क्यों भारत देश को आयात करना पड़ता है? क्योंकि आप लोगों ने अपनी जो औद्योगिक नीतियां है उसको मतलब उसके अंदर इतनी ज्यादा, हमारे गुजराती में कहते हैं आटी गुटी, मतलब इतना ज्यादा उसको मतलब एम्बिग्यूस बना रखा है कि कोई एक छोटा एमएसएमई का जो व्यापारी है वो अगर कोई नया उद्योग धंधा शुरू भी करना चाहता है तो उसके ऊपर इतने ज्यादा उसको फॉर्म भरने होते हैं, उसको इतना ज्यादा फॉर्मेलिटीज पे जाना होता है कि नया उद्योग, नई फैक्ट्री, नया छोटा कुछ भी खड़ा नहीं कर पाता है। और फिर वो कहता है यार छोड़ो ये सब झंझट, पे से तो चाइना से मान मंगा लो और बात पूरी करो। यहाँ तक कि दिवाली के दिए से लेकर मतलब आपके हाथों की जो राखी होती है भाई बहन को बांधने वाली, वो तक चाइना से आयात होती है, जबकि ये तो उनके त्योहार भी नहीं है। तो कहने का मतलब वो हर चीज बना रहे हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और तो महंगाई तो बढ़नी है, बेरोजगारी तो बढ़नी है। तो हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश में महंगाई दूर करने के लिए, हमारे देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए ये मोदी सरकार पूरी की पूरी नकारा साबित हुई है, फेल हुई है। और सिर्फ ये लोग बातें करते हैं, बातें करवा लीजिए। अभी देखिए मोदी जी ने क्या बोला कि आपकी बेटियां छीन लेंगे। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? कौन बेटियां छीन रहा है? कहाँ बेटियां छीन रहा है? जबकि जितने भी आरोपी बलात्कार के हैं वो तो सब भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं। कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मतलब उनका अधिकारी है। तो ये तो सारे भारतीय जनता पार्टी वाले। बीएचयू में जो हुआ आपने देखा कि 3 उनके आईटी सेल के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने बेचारी बच्ची के साथ कितना गलत कर डाला। अब देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे व्यवस्था खराब हो रही है। हम अभी देखिए कि अभी यहाँ पे बच्चे झुलस गए, हॉस्पिटल के नवजात शिशु झुलस, मतलब तुम्हारा कोई सिस्टम ही नहीं है। हर जगह तुम लोग ने भ्रष्टाचार इतनी बेहद तक जा चुके हो कि सिर्फ खाओ खाओ खाओ। अरे भाई मोदी कहते थे ना मैं खाता हूँ ना खाने देता हूँ। तुम खाते खाते नहीं हो, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे सारे के सारे चारों ओर बैठे हुए लोग तो खा ही रहे हैं ना, खूब ठूस के खा रहे हैं, बंगले भर रहे हैं। एक इंसान जो एक राजनीति में आता था तो पहले एक स्कूटर लेके चलता था, आज देखो मर्सिडीज कार लेके चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोगों ने देश को गर्त में डुबो दिया है, देश का सत्यानाश कर दिया। यहाँ से जितनी जल्दी जाए उतना बेहतर होगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।